नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर पीईटी 365 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन। दोस्तों, साइंस टेक में आज हम बात करेंगे एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स की। दोस्तों, सेशन शुरू करें इससे पहले आप लोगों के साथ एक जानकारी शेयर कर दूं। जो कंपटीशन वॉर यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों, टेलीग्राम पर डेली बेसिस पे पीआई और पीआईबी और द हिंदू के जो न्यूज़ होते हैं वो हिंदी में डेली शेयर किए जाते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक है टेलीग्राम चैनल। तो आप लोग विजिट करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं सेशन को। और सेशन में पहली जो बात हम करने वाले हैं वो डोर्नियर विमानों की बात करने वाले हैं। तो डोर्नियर DO-228 एयरक्राफ्ट फ्लाइट। तो डोर्नियर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि डोर्नियर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों, ये विमान जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये डोर्नियर विमान होते हैं। ये एयरक्राफ्ट की एक कैटेगरी है, ठीक है। तो नागर विमान मंत्रालय जो होता है, एविएशन मिनिस्ट्री, उसने भारत में निर्मित डोर्नियर 228 यानी कि भारत का स्वदेशी है डोर्नियर 228 की पहली वाणिज्यिक उड़ान को रवाना किया है। तो जो हमारा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उसने भारत द्वारा निर्मित डोर्नियर 228 की पहली वाणिज्यिक उड़ान को रवाना किया है। दोस्तों, डोर्नियर 228 हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL के द्वारा निर्मित किया गया है। तो डोर्नियर आप लोग याद रखना कि हिंदुस्तान की कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसी ने डोर्नियर को बनाया है। दोस्तों, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी अलायंस एयर को सुपुर्द कर दिया है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की एक एविएशन कंपनी है जिसका नाम है अलायंस एयर, उसी को डोर्नियर विमानों को HAL ने सुपुर्द किया है। दोस्तों, अलायंस एयर ने नागरिक संचालन के लिए भारत में निर्मित विमान उड़ान वाली पहली व्यावसायिक विमानन कंपनी बन गई है। जो अलायंस एयर की कंपनी है, वह नागरिक संचालन के लिए भारत में निर्मित विमान उड़ाने वाली पहली जो व्यावसायिक विमानन कंपनी है वह बन गई है। कौन सी कंपनी है दोस्तों? अलायंस एयर। तो अलायंस एयर कंपनी को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये भारत की नागर विमानन संचालन के लिए भारत द्वारा निर्मित जो विमान उड़ाने वाली वो पहली व्यावसायिक कंपनी बन गई है। दोस्तों, विमान अरुणाचल प्रदेश के दूरदराज के 5 शहरों को असम के डिब्रूगढ़ से जोड़ेगा। इससे देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हवाई संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, सरकार की एक योजना चल रही है उड़ान। तो उड़े देश का आम नागरिक, ये एक क्षेत्रीय संपर्क योजना का हिस्सा है। तो जो उड़ान योजना चल रही है उसके तहत भारत के अंदर जो ऐसे इलाके हैं जो जटिल टेरेन्स के इलाके हैं, जैसे पहाड़ी इलाके हैं, जैसे पूर्वोत्तर के इलाकों में ये योजना शुरू की गई है। मतलब ये जो उड़ान है अरुणाचल और असम के क्षेत्रों में 5 शहरों को जोड़ने की जो परियोजना है, इसके तहत ये डोर्नियर जो विमान होते हैं ना दोस्तों, बहुत कम यात्री क्षमता वाले होते हैं, कम यात्रियों को लेकर के उड़ते हैं और आसपास की जो कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी है, उसको सुनिश्चित करते हैं। तो दोस्तों, डोर्नियर विमान जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। आइए चलते हैं हल्का युद्धक हेलीकॉप्टर HCL के बारे में, देखते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है HCL में। दोस्तों, HCL एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसको LCH प्रचंड नाम दिया गया है। ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं ये स्वदेश में निर्मित है, यानी कि भारत द्वारा बनाया गया एक हल्का युद्धक हेलीकॉप्टर है, यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इसलिए इसको L माने लाइट, C कॉम्बैट, H से हेलीकॉप्टर, तो LCH बोला जाता है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित बहुउपयोगी LCH प्रचंड को अपने बेड़े में शामिल कर लिया गया है, यानी कि इंडियन एयर फोर्स के अंदर LCH प्रचंड को इंडक्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने वाला विश्व का 7वां देश बन गया है। तो भारत अब विश्व का 7वां ऐसा देश है जो खुद से लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स बना सकते हैं। दोस्तों, इसकी विशेषताओं को अगर देखें तो इसकी रेंज 550 किलोमीटर है और स्थायित्व इसका 3 घंटे से अधिक है, यानी कि हवा में 3 घंटे से अधिक एक बार की फ्यूल कैपेसिटी में उड़ सकता है 3 घंटे। दोस्तों, सर्विस सीलिंग यानी कि अधिक घनत्व, जिस ऊंचाई पर यह उड़ता है 6.5 किलोमीटर ऊंचाई है, तो काफी कम ऊंचाई पर आसानी से उड़ सकता है और काफी कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से दुश्मन के रडार से बचने में कामयाब होगा। दोस्तों, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर लैंडिंग कर सकता है और उड़ान भी भर सकता है। तो ये हमारे सियाचिन या पहाड़ी जो क्षेत्र हैं
उनके लिए भी बहुत ज्यादा अनुकूल हेलीकॉप्टर बन जाता है। दोस्तों यह एक काउंटर मेजर डिफेंसिंग सिस्टम से लैस है। यह इसे शत्रु के रडार या शत्रु की मिसाइलों के इंफ्रारेड सीकर से बचाता है। ठीक है दोस्तों, तो इंफ्रारेड सीकर क्या कि जो हीट जनरेट करता है उससे क्या होता है, कई बार हम दुश्मन की जहाजों को, एयरक्राफ्ट्स को पकड़ लेते हैं। तो इसमें जो काउंटर मेजर डिफेंसिंग सिस्टम लगा है उसे ये हीट जनरेट करने से थोड़ा सा सहूलियत प्रदान करेगा, बचाएगा। दोस्तों अगला है स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन। तो स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन दिखाएंगे भी आपको, पहले इस न्यूज को देख लेते हैं कि स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन के अंदर आखिर है क्या। दोस्तों स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन ने अपनी पहली उड़ान भरी है, यानी कि भारत ने कोई ड्रोन बनाया है जो कि स्टेल्थ है, उसकी पहली फ्लाइट टेस्ट की गई है। दोस्तों स्टेल्थ ड्रोन को मानव रहित लड़ाकू विमान भी कहा जाता है, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि मानव नहीं बैठा होता, जैसे सामान्य रूप से एयरक्राफ्ट के अंदर क्या होता है, फाइटर जेट हो या हेलीकॉप्टर्स हो, उसके अंदर मानव उसको चलाता है। लेकिन जो ये ड्रोन्स है, ड्रोन यूएवीज होते हैं कि अनमैन्ड होते हैं, मतलब मानव इसको संचालित तो करता है लेकिन जमीन से कंप्यूटर पर उसके अंदर बैठकर नहीं। तो इसलिए ह्यूमन कैजुअलिटीज के जो चांसेस होते हैं ड्रोन्स के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। दोस्तों ड्रोन का आपने देखा होगा रूस यूक्रेन की लड़ाई में बायरख्तार ड्रोनों ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और साथ ही ईरान की जो कामाकाजी ड्रोन्स थे उसको जो रशिया को ईरान ने दिया, उसने भी रूस यूक्रेन युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बदलते परिवेश में दोस्तों युद्धक रणनीतियां भी बदल रही हैं, इसलिए ड्रोन्स अब लड़ाई में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो ड्रोन्स के इस्तेमाल से क्या होता है कि मानवीय क्षति भी बहुत हद तक कम हो जाती है, क्योंकि जो ये फ्लाइट कर रहे होते ये अनमैन्ड होते हैं, यानी कि लोग इसको नहीं उड़ा रहे होते, नीचे से लैंड से ही इसको कंप्यूटर के माध्यम से कंट्रोल किया जा रहा होता है। दोस्तों अनमैन्ड एरियल व्हीकल स्वायत्त मानव रहित अनुसंधान विमान नामक सशस्त्र स्टेल्थ ड्रोन नामक कार्यक्रम घातक कार्यक्रम कोई है ड्रोन बनाने का भारत का, उसका एक पूर्ववर्ती कार्यक्रम है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन जो है उसकी तस्वीर भी देख लेंगे और उसकी कुछ और खासियतों पर बात करेंगे। दोस्तों जिस ड्रोन्स की हम बात कर रहे हैं वो यही ड्रोन है जो कि भारत द्वारा स्वदेश रूप से निर्मित है। AURA इसका नाम है। AURA एक हथियार दागने की क्षमता से युक्त आत्मरक्षा उच्च गति वाले टूही यानी कि सर्विलांस यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल के रूप में वर्णित किया जाता है। तो इसका नाम आप याद रखना, औरा, AURA। तो ये भारत द्वारा निर्मित एक स्टेल्थ ड्रोन है जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर इस तरह के ड्रोन्स इंडियन एयरफोर्स के पास होते हैं। दोस्तों वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ने इसे डिजाइन और विकसित किया है। तो इसको विकसित और डिजाइन करने का काम किया है ADE ने। दोस्तों ड्रोन्स के बारे में अगर इसकी उपयोगिता की बात करें तो हमारे सामने दो दुश्मन हैं मुख्य रूप से, एक वेस्ट में पाकिस्तान और हमारे पूरब, उत्तर पूर्व और उत्तर में चीन पड़ता है। दोस्तों टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है, आप जानते हैं ये दुनिया के अन्य देशों की तकनीक पर निर्भर है, खासतौर से चाइना की। तो पाकिस्तान से हमें बहुत ज्यादा थ्रेट नहीं है, खासकर एयर थ्रेट जो है ग्राउंड थ्रेट है। ठीक है, और नेवी के का भी कोई स्ट्रांग पार्ट नहीं है पाकिस्तान के पास। तो नेवी को तो हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर अगर अरब सागर में खड़ा हो जाएगा तो पाकिस्तान वैसे ही उसकी बत्ती गुल हो जाती है। लेकिन हमारे पास मुख्य दुश्मन जिसको हमें फोकस करके अपनी युद्धक रणनीतियां और हथियार जो डेवलप करने हैं वह है चाइना। दोस्तों आप जानते हैं कि चाइना इस समय तकनीक के मामले में अमेरिका को टक्कर दे रहा है, और अगर उसके सैन्य स्ट्रेंथ की बात करें, ड्रोन्स हो, एयरक्राफ्ट हो, वो हमसे दो तीन गुना है। तो इसलिए मुख्य दुश्मन हमारा इस समय और आगे भी जो होगा वह चीन ही होगा। लेकिन पाकिस्तान को भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारे पास कुछ ऐसे हथियार आज भी उपलब्ध हैं जिनका तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं है। तो पाकिस्तान की हमें खास चिंता नहीं है, खास चिंता है हमें चाइना की। तो चाइना को ही ध्यान में रख के हमारी जो रणनीतियां हैं उसको डेवलप करना है, हथियार को हमें बनाना है। तो ये चाइना को काउंटर करने के लिए ये औरा ड्रोन हमारे लिए बहुत ज्यादा गेम चेंजर साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो औरा ड्रोन्स आपने देखा, और इस ड्रोन्स का नाम आप लोग जरूर याद रखना कि पूछ सकते हैं कि इंडिया द्वारा कौन सा भी हाल ही में स्टेल्थ ड्रोन डेवलप किया गया है, तो आप लोग औरा नाम जरूर याद रखना। अब दोस्तों अगली चर्चा करेंगे हम लोग चिनूक हेलीकॉप्टर की। चिनूक हेलीकॉप्टर को अमेरिकी जो है कंपनी से भारत ने खरीदा है, और चिनूक जो हेलीकॉप्टर है ये दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुउद्देशीय है, मल्टीपर्पज है। ये
सैनिक हथियारों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में और ऐसे टेरेन्स में जैसे लद्दाख वाले ऊंचे रीजन्स में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आइए चिनूक की बात करेंगे। ये चिनूक हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। दोस्तों अमेरिकी सेना ने CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टरों की उड़ान पर रोक लगा दी है। तो जो भारत के पास चिनूक है उसकी उड़ान पर, फ्लाइट पर अमेरिकी सेना ने रोक लगा दी। अब क्यों? दोस्तों यह फैसला चिनूक हेलीकॉप्टरों के इंजन में आग लगने के खतरे को देखते हुए लिया गया। अभी हाल ही में अमेरिका के अंदर चिनूक हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी। तो कुछ तकनीकी खामियों के कारण उड़ान को थोड़ा सा स्थगित किया गया है। हालांकि फिर बाद में जो कमियां अपग्रेड कर ली जाएंगी तो फिर से ये ऑपरेशनल हो जाएगा। दोस्तों चिनूक हेलीकॉप्टर के बारे में बात करें तो चिनूक एक मल्टी रोल और वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म, वर्टिकल लिफ्ट मतलब जहाज जैसे उड़ती है ना, दर से ही ऊपर दर से ही नीचे, ठीक है। तो ये वर्टिकल लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म है और इसका उपयोग सैनिकों को, तोपखानों को, उपकरण और ईंधन के परिवहन के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। दोस्तों इसका उपयोग मानवीय आपदा राहत कार्यों में भी किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग राहत संबंधी आपूर्ति के परिवहन और शरणार्थियों की व्यापक पैमाने पर निकासी जैसे मिशनों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों रेस्क्यू मिशंस में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो मल्टी रोल है, बहुत देशी है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था इंडियन गवर्नमेंट का, जो चिनूक जैसा हेलीकॉप्टर इंडिया के बेड़े में कंडक्ट किया गया। दोस्तों अब हम बात करेंगे भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तेजस फाइटर जेट की। तो तेजस ऑपरेशनल मोड में इंडियन एयरफोर्स के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। तेजस मार्क 1 इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी अगली पीढ़ी यानी कि नया संस्करण मार्क 2 को अब बनाया जा रहा है। तो उसके बारे में देख लेंगे कि मार्क 2 पर आखिर डेवलपमेंट कितनी है। दोस्तों तेजस मार्क 2 को डेवलप करके भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया कि भारत आखिर फाइटर जेट्स को भी बनाने में सक्षम है और इतना हल्का और इतना उन्नत। तो दोस्तों भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है तेजस फाइटर जेट। हालांकि ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। तो आइए इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं और इसकी खूबियां और ये क्यों चर्चा में रहा है इसकी बात करते हैं। दोस्तों हाल ही में सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने तेजस मार्क 2 परियोजना को मंजूरी दे दी है। दोस्तों यह विमान स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस का उन्नत संस्करण है। मैंने आपको बताया कि LCA तेजस नाम से लड़ाकू विमान सेना में इंडक्ट भी किया गया है, ये चल भी रहा है, ऑपरेशनल मोड में है। और तेजस का ही एक उन्नत संस्करण तेजस मार्क 2 बनाए जाने की बात चल रही है। तो हालांकि सुरक्षा पर आधारित जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसने तेजस मार्क 2 की जो प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी प्रदान कर दी है। दोस्तों तेजस हल्का लड़ाकू विमान है, LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ये याद रखना। तेजस को दोस्तों DRDO के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिजाइन किया है। DRDO के तहत, DRDO का इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी है और HAL ने इसको डिजाइन किया है तेजस को। दोस्तों यह एकल इंजन यानी कि सिंगल इंजन वाला, हल्के वजन वाला, अत्यधिक फुर्तीला और बहुभूमिका यानी कि मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम फाइटर जेट है। दोस्तों ये भारत के लिए इसीलिए बड़ी उपलब्धि है कि इसकी स्पीड सुपरसोनिक की गति से चलती है। दोस्तों तेजस मार्क 2 जो होगा वह 4.5 जनरेशन की मशीन के रूप में वर्णित होगा, यानी कि 4.5 जनरेशन की मशीन के रूप में वर्णित होगा तेजस मार्क 2। और तेजस का मार्क 1 जो है वह 4++ जनरेशन का है, यानी कि 4 जनरेशन से ज्यादा। इस समय दोस्तों दुनिया में ऑपरेशनल मोड में 5th जनरेशन तक के एयरक्राफ्ट देखे जा रहे हैं। दोस्तों 5th जनरेशन का सबसे उन्नत संस्करण अगर आप देखना है तो लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित अमेरिकन जो सेना द्वारा संचालित है लॉकहीड मार्टिन का है F-35। F-35 का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक नाम है। F-35 बहुत ज्यादा स्पीड से उड़ता है, 7 से 8-10 मैक की स्पीड से उड़ता है। और F-35 इस समय अमेरिका के साथ साथ जो अमेरिका का अलायंस है नेटो की सेनाओं के पास भी F-35 लड़ाकू विमान है। दोस्तों तेजस की बात करें तो इनके निर्माण का 70% भाग स्वदेशी रूप से पूरा किया जाएगा, यानी कि 70% जो तेजस बनाया जाएगा वह उसमें 70% जो कंपोनेंट लगे होंगे वह स्वदेशी होंगे, भारत के होंगे। दोस्तों इसमें अधिक शक्तिशाली GE 414 इंजन का
इस्तेमाल किया जाएगा और यह इंजन इसे मौजूदा तेजस मार्क 1 की तुलना में लंबी लड़ाकू रेंज और हथियार ले जाने की अधिक क्षमता प्रदान करेगा। जो इंजन होगा तेजस मार्क 2 में वह GE 414 इंजन होगा और इसे तेजस मार्क 1 की तुलना में ज्यादा घातक बनाएगा और ज्यादा हथियारों को ले जाएगा और ज्यादा लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम बनाएगा। तो दोस्तों ये रही तेजस मार्क 2 की बात। आइए अब बात करते हैं कामिकाजी ड्रोन्स के बारे में। तो कामाकाजी ड्रोन्स बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कामाकाजी ड्रोन्स की जो भी न्यूज आपके अंदर आएगी उसको आप जरूर से जरूर याद रखना, इसीलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट सेक्शन में डाल रहा हूं। हालांकि ये पूरा लेक्चर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप मल्टीपल टाइम देखेंगे तो इससे आप बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। फिलहाल बात करते हैं कामिकाजी ड्रोन्स की। तो देखते हैं कि इंडियन आर्मी पूर्वी लद्दाख में कामाकाजी ड्रोन्स तैनात करेगी। देखिए कामाकाजी ड्रोन्स की तैनाती भारतीय सेना भी करने की सोच रही है। तो देखते हैं डेवलपमेंट क्या रहा। दोस्तों ये छोटे आकार का मानव रहित विमान है, यानी कि यूएवीज है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते ही हैं ड्रोन्स, तो छोटे आकार का है कामाकाजी ड्रोन। और ये दोस्तों विस्फोटक पदार्थों से लैस होते हैं। ये किसी टैंक अथवा सैन्य टुकड़ी के ऊपर उड़ान भर सकते हैं। इनसे टकराने के बाद इनमें विस्फोट होता है और विस्फोट के बाद ये काफी क्षति पहुंचाते हैं। तो इसका मतलब कामाकाजी ड्रोन्स नहीं दोस्तों, उड़ता हुआ एक बम है जो कि किसी सैन्य टुकड़ी पर, ठीक है, टकराता है, गिरता है, विस्फोट हो जाता है, खुद को खत्म कर लेता है। ये अपने में से कोई ऐसा नहीं कि ऊपर से ही कोई मिसाइल मारे, बॉम्ब्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब फेंके, ऐसा कुछ नहीं है। ये खुद में अपने आप में उड़ता हुआ एक बम है कामाकाजी ड्रोन, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। दोस्तों इन्हें स्विच ब्लेंड ड्रोन्स भी कहा जाता है। तो स्विच ब्लेंड ड्रोन भी कहा जाता है कामाकाजी ड्रोन को, ये आप याद रखना, क्योंकि इन्हें लॉन्च करने पर इनके ब्लेड जैसे विंग्स निकलते हैं। ब्लेड जैसे विंग्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसलिए इन्हें स्विच ब्लेड ड्रोन्स भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कामाकाजी ड्रोन्स के बारे में इतनी जो चर्चा है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। और कामाकाजी ड्रोन किसने बनाया, कहाँ का है, कब किस इस्तेमाल हुआ पहली बार, ये सब अगर आपको जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक होगा जो कि रूस यूक्रेन युद्ध पर बना है। वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है, बहुत अच्छा शानदार वीडियो है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है और रूस यूक्रेन के बारे में एक एक चर्चा, यहाँ तक कि हम स्विफ्ट कोड की भी उसमें बात किए हैं विस्तार से, उसको जाके आप देखिए। और भी बायरख्तार ड्रोन जैसे चर्चा में था, उसको भी देखना है आपको। कामाकाजी ड्रोन्स भी चर्चा में था, वो भी वहां पे अब्राहम टैंक वगैरह सारा कुछ उस वीडियो में, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर किया गया है। आइए आगे देखते हैं आगे क्या खबर है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे हर्मीज स्टार लाइनर की, जो कि एक मानव रहित विमान है, ड्रोन है हर्मीज। तो हर्मीज स्टार लाइनर क्या है इसको देखेंगे। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हर्मीज को आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, फोटो के अंदर ये बना हुआ है हर्मीज। दोस्तों इजराइल असैन्य हवाई क्षेत्र में ड्रोन हर्मीज स्टार लाइनर की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। तो इजराइल जो है एक ऐसा देश है जो असैन्य हवाई क्षेत्र में, यानी कि नागरिक क्षेत्रों में जहां पे शहर हैं, आम शहर, वहां पर हवाई ड्रोन को अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इजराइल, ठीक है। आगे देखते हैं, यह अनुमोदन हर्मीज स्टार लाइनर ड्रोन को किसी भी अन्य असैन्य विमान की भांति असैन्य हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति प्रदान करेगा। और इससे पहले इसे गैर पृथक यानी कि नॉन सेग्रीगेटेड हवाई क्षेत्रों में ही उड़ान भरने की अनुमति थी। और यानी कि अब जैसे सिविल विमान होते हैं जो कि यात्री विमान होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह यात्री ले जाने के लिए जिन एयर स्पेस में उड़ते हैं, वैसे ही अब इन हर्मीज ड्रोन्स को उड़ान भरने के लिए अनुमति दे दिया गया है इजराइल द्वारा। तो दोस्तों हर्मीज ड्रोन का नाम सिर्फ याद रखना कि ये इजराइल का ड्रोन है और इजराइल ने अपने असैन्य हवाई क्षेत्र में ड्रोन्स को उड़ान भरने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ठीक है दोस्तों। मिसलेनियस में कुछ और न्यूज चर्चा में रही, देखेंगे। और इस न्यूज में मिसलेनियस में पहली न्यूज है डर्टी बॉम्ब्स। तो डर्टी बॉम्ब्स देखेंगे क्या है। दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ये चर्चा में रहा डर्टी बॉम्ब। तो रूस ने दावा किया कि यूक्रेन जो है वह डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। अब दोस्तों डर्टी बॉम्ब क्या है। डर्टी बॉम्ब रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे कि यूरेनियम होता है, इसके विस्फोट के बाद हवा के जरिए रेडियोधर्मी सामग्री दूर दूर तक फैल जाती है, यानी कि परमाणु बम जैसा है डर्टी बम। दोस्तों इस बम में परमाणु बम के समान अत्यधिक संवर्धित रेडियोधर्मी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें अस्पतालों,
परमाणु ऊर्जा स्टेशनों या अनुसंधान प्रयोगशालाओं से प्राप्त रेडियोधर्मी सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसलिए ये जो डर्टी बम है उसको परमाणु बम की तुलना में बहुत सस्ता और तेजी से बनाए जा सकने योग्य माना जाता है। तो डर्टी बम रेडियो एक्टिव पदार्थों से लैस होता है, तो ये हवा में उड़ करके काफी दूर तक जब फ्लो कर जाता है तो ये युद्ध क्षेत्र के अलावा भी और भी क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लेता है। तो रूस ने यूक्रेन पर ऐसा एक इल्जाम लगाया कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। तो डर्टी बॉम्ब्स क्या होते हैं ये आप देख लेना, इंपॉर्टेंट सेक्शन में डालता हूं क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध से रिलेटेड है, कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं कौन सी न्यूज है। दोस्तों कार्ल गुस्ताफ M4 देखते हैं ये क्या है, एक महत्वपूर्ण न्यूज हो सकती है, तो इसको आप लोग महत्वपूर्ण सेक्शन में याद रखना। तो कार्ल गुस्ताफ M4 देखते हैं। स्वीडन ने घोषणा की है कि वह भारत में अपनी पहली कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार प्रणाली का इस्तेमाल करेगा। तो स्वीडन ने ऐसा कहा है कि जो स्वीडन की हथियार प्रणाली है कार्ल गुस्ताफ M4, तो ऐसा स्वीडन ने घोषणा किया है कि भारत में ये अपनी हथियार प्रणाली का निर्माण करेगा। तो कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार प्रणाली का निर्माण जो है अब भारत में भी किया जाएगा। तो दोस्तों भारतीय सेना ने वर्ष 1976 से कार्ल गुस्ताफ का उपयोग कर रही है। तो कार्ल गुस्ताफ जो M4 है उसका इस्तेमाल भारतीय सेना 1976 से ही कर रही है और यह स्वीडन की एक हथियार प्रणाली है। दोस्तों वर्तमान में सेना में इसके MK2 और MK3 संस्करणों का परिचालन हो रहा है भारतीय सेना द्वारा। दोस्तों कार्ल गुस्ताफ रिकॉइललेस राइफल है और एक मैन पोर्टेबल मल्टी रोल हथियार है। दोस्तों ये क्या होता है कि मैन पोर्टेबल होता है, जैसे कि सैनिक के कंधों पर रख के चलाने वाला हथियार होता है। दोस्तों M4 हथियार प्रणाली विभिन्न प्रकार के गोला बारूद को दागने में सक्षम होती है और यह एंटी आर्मर इल्यूमिनेशन राउंड शामिल है और इसकी अधिकतम सीमा जो है वह 1500 मीटर है। तो ये काफी घातक हथियार है। मैन पोर्टेबल जो हथियार होते हैं वो काफी इजी टू कैरी होते हैं और इजी टू यूज भी होते हैं। तो कार्ल गुस्ताफ M4 का नाम आप याद रखना, ये स्वीडन की एक हथियार प्रणाली है जो भारतीय सेना में इसके दो संस्करण जो MK2 और MK3 का उपयोग किया जा रहा है और भारत ने 1976 से इसका उपयोग प्रारंभ कर दिया था और अब इसके तीसरे संस्करण यानी कि M4 का यानी कि चौथे संस्करण भारत 2 और 3 का इस्तेमाल कर रही है और चौथे संस्करण का इस्तेमाल करने के बारे में अब बातचीत चल रही है। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की। तो पिनाका ये जो नाम पड़ा है दोस्तों ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का MBRL का, ये पिनाका शिव का धनुष हुआ करता था। तो ऐसा पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव के धनुष का नाम था पिनाका, तो उसी के नाम से भारत ने पिनाका नाम का एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम डेवलप किया है। तो देख लेते हैं पिनाका चर्चा में क्यों रहा। दोस्तों आर्मेनिया ने भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के लिए पहला निर्यात ऑर्डर दिया है। तो आर्मेनिया अब भारत के पिनाका को खरीदने के लिए ऑर्डर दे जा चुका है। तो दोस्तों आर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर के उसका एक क्षेत्र है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर डिस्प्यूटेड है, वैसे ही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक क्षेत्र है जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख। उसी को लेकर के उन दोनों देशों के बीच लड़ाई चल रही है। तो इसलिए आर्मेनिया ने भारत को पिनाका सिस्टम खरीदने के लिए ऑर्डर दे दिया है। तो दोस्तों पिनाका जो है एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की प्रणाली है, स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है जो कि भारत के द्वारा ही विकसित किया गया है और इसका विकास DRDO और आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ARDE ने विकसित और डिजाइन किया है। तो DRDO और ARDE दोनों ने मिल करके पिनाका का डिजाइन और विकास किया है। दोस्तों यह एक मोबाइल यानी कि सचल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, ये कि चलता रहता है, टाटा के ट्रकों पर तैनात किया गया है, तो टारगेट मूव करता रहता है और इसकी अधिकतम सीमा अभी तक 40 किलोमीटर से 75 किलोमीटर तक है। तो पिनाका दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये जो रॉकेट देख रहे हैं इसमें लगे होते हैं, ये तकरीबन 1 मिनट के अंदर 12 से शायद 44 सेकंड में, इसका मुझे कंफर्म डेटा नहीं है लेकिन 44 सेकंड में ही शायद 12 रॉकेट दागने की इसमें क्षमता होती है और बड़ी तेज तरह से सुख स्पीड से भागते हैं। ठीक है, तो ये दुश्मन जो लोग होते हैं दुश्मनों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं, तो युद्ध की परिस्थितियों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हथियार है। दोस्तों एक छोटा सा लेकिन घातक हथियार है अभ्यास। तो देखते हैं अभ्यास क्या है।
दोस्तों उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज में चांदीपुर से अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। दोस्तों अभ्यास का अगर पूरा नाम की बात करें तो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, यानी कि अभ्यास को हीट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक वेपन सिस्टम है, इसके बारे में आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों ट्विन अंडर स्लंग बूस्टर होते हैं जो यान को प्रारंभिक त्वरण यानी कि इनिशियल एक्सेलरेशन प्रदान करते हैं। दोस्तों अभ्यास एक स्वदेशी मानव रहित एरियल टारगेट प्रणाली है। यह हवाई खतरों से निपटने में भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकता को पूरा करती है और इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो अभ्यास प्रणाली काफी महत्वपूर्ण है, इजी टू कैरी है और बहुत अच्छे तरीके से मार करने में सक्षम है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। दोस्तों अगली जो चर्चा है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको मैं पहले ही कहता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाई एनर्जी लेजर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हाई एनर्जी लेजर सिस्टम पे थोड़ी सी महत्वपूर्ण चर्चा होगी और इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना और याद रखना। दोस्तों हाई एनर्जी लेजर सिस्टम जो होता है वो काम कैसे करता है, आप देखो ये तस्वीर देख रहे हो, तस्वीर में एक लाइट सी गई है विमान के पास और जब लाइट विमान से टकराएगी तो ये पूरा लाइट हवा में उड़ जाएगा, ये विमान पूरा हवा में ही नष्ट हो जाएगा। और ये लाइट किसी ग्राउंड पर रखी गई है, छोटी सी लाइट होती है, ठीक है, छोटी सी लाइट होती है जो लेजर नाम से थंबनेल पर एक वेपन सिस्टम रखा गया है, उसी को लेजर बोलते हैं। तो ये लेजर लाइट होती है, तो ये सिर्फ लाइट जा करके विमानों को नष्ट कर देती है। तो ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी होती है लेजर वेपन। तो आइए देखते हैं लेजर वेपन क्या होता है। दोस्तों एसएफओ टेक्नोलॉजीज ने हाई एनर्जी लेजर सिस्टम विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। तो एक एसएफओ टेक्नोलॉजी एक कंपनी है जिसने हाई एनर्जी लेजर सिस्टम के विकास के लिए भारत का जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है उसके साथ साझेदारी की है। और इस साझेदारी के तहत दोस्तों डीआरडीओ ने सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेस के सहयोग से इसकी साझेदारी की है। दोस्तों HELS यानी कि हाई एनर्जी लेजर सिस्टम हथियार पर्याप्त तापीय ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और यह ऊर्जा उस पारंपरिक युद्ध सामग्री का उपयोग किए बिना एक लक्ष्य को सीधे अप्रभावी बना सकती है, यानी कि इसमें बॉम्ब और मिसाइल मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक एनर्जी यानी कि लाइट जाएगी और सामने जो टारगेट होगा उसको धुआं धुआं कर देगी। दोस्तों ये हथियार हवा, जमीन, समुद्र और अंतरिक्ष में लक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है, यानी कि लक्ष्यों को भेद सकता है। दोस्तों हाई एनर्जी लेजर सिस्टम जो है एक लेजर हथियार है या गाइडेड ऊर्जा हथियार होता है, ठीक है, गाइडेड श्रेणी होती है, इसको लक्ष्य को गाइड किया जाता है, ठीक है। दोस्तों DEW जो होता है निर्देशित ऊर्जा हथियार यानी कि गाइडेड एनर्जी वेपन जो होता है एक व्यापक शब्दावली है, इसका उपयोग उन सभी प्रौद्योगिकियों को इंगित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। दोस्तों लेजर वेपन जो होते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और आपने कभी न कभी न्यूज में सुना होगा, आपने काली का नाम सुना होगा, किसी न किसी न्यूज में आपने काली वेपन का नाम सुना होगा। इसका नाम है काली 1000, 3000, 2000 या 5000। तो काली 5000 ये ज्यादा चर्चा में रहता है, ठीक है। तो काली 5000 भारत का एक लेजर वेपन ही है, लेकिन ये सीक्रेट है। इसके बारे में गूगल पर थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है कि ये भारत का कोई लेजर वेपन है, लेकिन भारत सरकार इसको कभी भी ऑफिशियली स्वीकार नहीं करती कि इस तरह का कोई हथियार हमारे पास मौजूद है। दोस्तों काली नाम का जो हथियार है यह तकरीबन 2011-12 की बात है, जब पाकिस्तान और भारत की सीमा पर स्थित जो सियाचिन क्षेत्र है, सियाचिन ग्लेशियर, वहां पर काली की वजह से एक एवलांच आया था। एवलांच दोस्तों बर्फीला तूफान होता है जिससे पूरा का पूरा बर्फ ढह जाता है और उसके नीचे जो भी दबता है कई फीट नीचे दब जाता है और उसके बाद वो निकल नहीं पाता, वो मर ही जाता है। तो ये भारतीय सेना द्वारा किया गया एक ऑपरेशन था काली के नाम से। काली 5000 हथियारों का यूज हुआ था एक बार 2011-12 में, जब पाकिस्तान के तकरीबन सियाचिन क्षेत्र में 100-200 सैनिक एक एवलांच में मारे गए थे। तो ऐसा कहा जाता है, क्लेम किया जाता है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, वहां के डिफेंस एक्सपर्ट्स के द्वारा, कि भारत ने काली वेपन का इस्तेमाल करके बर्फीला तूफान एवलांच
क्रिएट किया था। तो दोस्तों ये जो लेजर वेपन्स होते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये फिलहाल अभी R&D के फेज में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें चल रही है। अगर इस तरह का हथियार भारत के पास है तो ये बहुत अच्छी बात है, एज ए इंडियन हमारे लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों काली हथियार के बारे में भी आपको बता दिया, हाई एनर्जी लेजर सिस्टम भी आपने जान लिया। तो इस तरह का कोई सिस्टम भारत में एग्जिस्ट तो करता ही है। तो दोस्तों आज की जो चर्चा है वो यहीं पर समाप्त करेंगे। आज की चर्चा और आज का सेशन यहीं पर पूरा होता है। आपको PT 365 के जो लेक्चर्स हैं वो कैसे लग रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। कोशिश किया करिए पूरा लेक्चर देखने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से लेक्चर्स बनाए जाते हैं और बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे ही पूछे जाने होते हैं, डिमांडेबल टॉपिक है, उन्हीं पर मैं वीडियोस लेकर आता हूं। तो दोस्तों अब आज यहीं पर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, PT 365 की वीडियो में। तब तक आपको अगर चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो घंटी वाला बटन है वो जरूर दबा दिया करिए सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो के मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल को भी आप चेकआउट करते रहना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।